चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी है और जनप्रतिनिधि भाविक अमीन भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। आपसे यहाँ पर ज्योति जी शुरुआत करना चाहूंगी। अभी बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार खाद्य तेल बढ़ोतरी हो रही थी, गृहिणियों का बजट भी बिगड़ता हमें नजर आ रहा था और साथ ही एक जो ये खबर आई कि शायद जीएसटी की जो दर है सबसे कम 5% जिसे बढ़ाकर 8% किया जा सकता है। जलपा जी, महंगाई की मार तो बहुत समय से झेल रहे हैं सब। जब से कोरोना हुआ है 2 वर्ष और उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन की दर बढ़ने की वजह से सारी कमोडिटीज के भाव बढ़ गए। लेकिन इलेक्शंस आ रहे थे, इसके चलते थोड़ा पेट्रोल का भाव कम किया गया और सरकार की ओर से थोड़े नियंत्रण लादे गए। उसकी वजह से अभी तक भाव कंट्रोल में है। लेकिन अभी जब रशिया और यूक्रेन ये कि उसकी जो जंग हो रही है तो उसका असर ऑयल के भाव पे बहुत पड़ा है। और वहां से हम खास करके सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल वो सब जो वहां से होती थी आयात, तो उसके भाव बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि भले 2-4 चीजों पर असर पड़ा, क्योंकि हम सब कुछ तो आयात नहीं करते हैं, लेकिन बहती गंगा में चूंकि सारे व्यापारी हाथ धोने की सोचते हैं, तो मैंने तो अभी ये भी पाया कि साथ के साथ मूंगफली के तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और तिल के तेल के भी, मतलब हर चीज के जो वहां से नहीं आता था उनके भी दाम व्यापारियों ने बढ़ा दिए। तो ये एक तरह से उनका बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। तो सरकार को यहाँ पर थोड़ा नियंत्रण लाना चाहिए कि कौन सी चीज आयात होती है तो उसका अगर भाव बढ़ता है, लेकिन अगर दूसरे भाव बढ़ रहे हैं तो वहां पे सरकार को नियंत्रण लाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि अभी ना सिर्फ जंग की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी पहले जब कोरोना की वजह से बहुत कुछ अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, उसकी वजह से सप्लाई चेन पर भी बहुत असर हुआ था। और जब कंज्यूमर और सप्लाई जब इनबैलेंस होता है तब भाव बढ़ते हैं। तो लेकिन अब जब ये जीएसटी का लोएस्ट लेवल बढ़ाने की बात आ रही है, तो मेरी तो अभी सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि अभी मतलब और वो कहते ना, जले पर नमक और ना छिड़के। वैसे भी जनता बहुत परेशान है, व्यापार धंधों छोटे लोगों पे तो बहुत असर हुआ है और कई लोगों की नौकरियां गई है, खास करके जो रोज खाकर रोज कमाने वाले हैं। ये भी तकलीफ की बात हो जाती है, क्योंकि अब उनकी मजदूरी इतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है, तो उनको और भी तकलीफ हो जाती है। तो कम से कम अभी टैक्स में तो राहत है, क्योंकि दूसरे कई फैक्टर्स है। वैसे भी अंदाजा था ही कि यूपी और ये जो चुनाव चल रहे थे वो जब चले जाएंगे उसके बाद वापस से हम बढ़ेंगे, ये अंदाजा सबको था। लेकिन अब उनको अच्छा है कि किस्मत वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग का उनको बहाना मिल जाएगा कि इस वजह से बढ़ा है। और बढ़ेगा वो दिख ही रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई तो बड़ी है, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी डावाडोल हो चुकी है, तो उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ जितने गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं उतने दूसरे देशों में नहीं है। तो वो खास करके टैक्स के मामले में तो फिर अब सरकार को अभी तो कम से कम नहीं लादने चाहिए नए टैक्स, या ना उसका स्लैब बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। अश्विन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। हम आज चर्चा कर रहे हैं एक तो खाद्य तेल में जिस तरीके से दाम में बढ़ोतरी देखी गई और दूसरी तरफ जब ये खबर आई करीबन 4-5 दिन पहले कि शायद जीएसटी काउंसिल अब विचार कर रही है कि 5% से बढ़ाकर 8% मिनिमम स्लैब कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि जीएसटी ये युद्ध के दरमियान जो महंगाई या क्रूड ऑयल के भाव में या सप्लाई चेन का डिस्टरबेंस, ये सब को चलते हुए महंगाई बढ़ने वाली है, एक आशंका है या बढ़ रही है, या हमारे बहन ने कहा ऐसे उसका कोई फायदा भी ले रहा है। तो महंगाई की बात लास्ट 15 डेज से बात चल रही है लेकिन सरकार जीएसटी के मामले में
जहां पे खाद्यान्न की चीजें है, जहां पे 5% जीएसटी लागू है, उसमें बढ़ोतरी नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी जो चीजें आयात हो रही है और जहां कुछ जो जिससे बहने का रसोई घर में कोई दिक्कत ना आए, जी और लास्ट जो, या हम कहते हैं कि रोज लाए और रोज खाने वाले हैं, जी उनके रसोई में तकलीफ न हो, इतना ध्यान सरकार जरूर रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बात सही है कि हमें पाम ऑयल है और दूसरे ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। जी लेकिन मैं ऐसा भी सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, उससे पूरी दुनिया महंगाई के मामले में या जो हमारी सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब होने के मामले में मुश्किल में है। अब ये मुश्किली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही जी 4 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यालय से उन्होंने कहा कि ये बात जरूर चिंताजनक है कि युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ने की आशंका है। जी तो उनके संज्ञान में है, सरकार बहुत अच्छे कदम करेगी, लेगी। ऐसा नहीं है कि 4 राज्यों के चुनाव पूरा हो गया तो और चुनाव नहीं है। गुजरात में भी चुनाव आने वाले हैं। जी जिसकी तैयारी तो वैसे आज से ही देखी तो अश्विन जी। मैं, और सरकार भी गरीबों की बात करती है। उन्होंने कल के भाषण में उन्होंने गरीबों के पर फोकस किया है कि गरीब को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जो चीजों में 5% है, जहां पे बहन की रसोई का मामला है, हमारे गरीब लोगों की जीवन जरूरियात की चीजें का मामला है, उसमें जीएसटी नहीं बढ़ेगा। जी पर साथ में ही अगर हम बात करें अश्विन जी यहाँ पर, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं जीएसटी से राहत दी गई है, छूट दी गई है। जैसे हम अगर अनपैकेज फूड की बात कर ले या फिर अनब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर ले, अब माना यह भी जा रहा है कि शायद ये सूची को कम करने के बारे में भी प्लान किया जा रहा है कि कैसे राज्य को भी इनकम ज़्यादा हो और कैसे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो पाए। जिसे मैंने पहले कहा कि जीवन जरूरियात की चीजें हैं जिसमें 5% है, उसमें जीएसटी काउंसिल देखेगी कि भाई ये करने से क्या होगा। तो देखो, बजट जो आया उसमें भी बहुत ज्यादा करवेरा नहीं डाला है जी। केंद्र में भी ये चीजें ये हो रहा है। तो टैक्सेस को बैलेंस करते हुए महंगाई की जरूर चिंता हो रही है, उसके लिए सरकार पूरे प्रावधान करेगी। लेकिन सरकार की ओर से कोई और बोझ आ जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। जी आपकी और दीप्तन जी यहाँ पर आना चाहूंगी। ऐसे तो हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में भी बढ़ोतरी देखी गई, और इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की वैसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेट जो बढ़ता नजर आ रहा था, हालांकि कुछ टूटता भी दिखा, 109 108 तक भी पहुंचा, जो कहीं ना कहीं 139 तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 100 के तो ये पार ही है। यानी लोगों को डर यही है कि कहीं ना कहीं प्राइस ना बढ़ जाए, क्योंकि प्राइस एक बार जब बढ़ती है पेट्रोल डीजल में तो फिर वो कम नहीं होती, चाहे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गिरती हुई नजर आए। आदरणीय जलपा जी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह भी मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विन जी ने अपना दामन बचाने का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। पूरा देश आज महंगाई की वजह से संकट में है कि देश के लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता सीन नहीं है, और कुछ खास कदम अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी या कुछ राहत देने वाले कदम नहीं उठाएगी तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था तो वैसे टूट पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बर्बादी का आलम है, जिस तरह से महंगाई की मार का आलम है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों का आलम है, तो जनता सामने यही कह रही है कि भाई चित्कार की
सड़कें उभार आ रही है। लेकिन मैं अश्विनी भाई आपको एक बताना चाहूंगा, कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पे ऐसी, अब किसी बात पे नहीं आती। आप मैं बताना चाहूंगा, क्या 2 प्रिय की बात हो या 4 प्रिय की बात हो, उनके उसमें से पेट्रोल से गायब करने की हो, चाहे लोगों की थाली से खाना खाने गायब करने की बात हो, चाहे जेब से पैसा गायब करने की बात हो, एक आम आदमी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी ने खुशी भी छीन ली है। आप शायद 2014 का एक गाना भूल चुके जो आपने अपना फेमस करा था। आपको मैं याद दिला देता हूँ सुनील भाई, सखी सैया भी खूब कमावत है, सखी सैया भी खूब कमावत और महंगाई डाइन खाई जावत है। वो आज जी आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज डाइन आपको क्या दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल के दाम स्थिर है, क्योंकि उस टाइम उस दौरान चुनाव स्थिर हो चुके थे। अब आप जी क्या गारंटी देते हो कि जैसे पेट्रोल बढ़ेगा उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा। अभी मेरी ज्योति बहन ने कहा ना कि इनको तो एक बहाना मिल गया रूस और यूक्रेन का। अरे भाई जी चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब भी आपने पेट्रोल डीजल बढ़ाया था। तो हमारी सरकार थी 2008 के अंदर, जब आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, जी उस टाइम में क्या कहते हैं, जी मतलब 132 रुपए डॉलर प्रति बैरल था। जब हम पेट्रोल क्या दे रहे थे 50 रुपए और डीजल 35 रुपए। जब इनकी सरकार आई 2016 के अंदर तो 28 रुपए डॉलर था प्रति बैरल। तो ये पेट्रोल क्या दे रहे थे 60 रुपए और डीजल था का 44 रुपए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 26 मई 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने सत्ता हासिल की थी, और उस पेट्रोल और डीजल से सिर्फ इन्होंने एक्साइज शुल्क मतलब 19 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। और वो पैसा जी किनके पास गया? इनके पूंजीपति भाइयों के पास गया। जिस तरह इन्होंने एक सिम की योजना चलाई थी ना, कि रिलायंस वाली की सिम कि हम आपको फ्री देंगे, आज देखो रिलायंस के रेट किस तरह इन्होंने, मतलब इस प्लान के अंदर भी इन्होंने 250 रुपए 300 रुपए, मतलब जितना मैं आपको जलपा जी एक बात इस जी पर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि आप तो सियासी नमज को अच्छी तरह जानते हैं, जितना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। जी आपकी और भाविक जी यहाँ पर मैं आना चाहूँगी। यहाँ पर हम चर्चा यही कर रहे हैं कि कहीं महंगाई न बढ़ जाए, क्योंकि एक और जहाँ पर जीएसटी दर को बढ़ाने की बात चल रही है, और दूसरी और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भले ही वो जो एक तेज हमें चढ़ाव देखने को मिल रहा था क्रूड ऑयल में वो कुछ नीचे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 100 के पार है। यानी लग रहा है कि शायद अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं तो कुछ बढ़ोतरी ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर बढ़ोतरी हुई तो फिर उसको नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। महंगाई का जो मुद्दा था वो 2014 से पहले था। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, आपने देखा होगा 2014 में भाजपा जब सत्ता पे आई तो उनका एक स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार। तो वहां पे जब सरकार आ गई मोदी सरकार, उसके बाद महंगाई का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देख लीजिए नेशनल न्यूज पे, आप चैनलों पे जो न्यूज होते हैं, आप मेरे को ये 7 साल के अंदर पिछले 7-8 साल में बता दीजिए कि किसी चैनल ने महंगाई पे बात की हो या रोजगारी पे कोई डिबेट करवाई हो। ये के न्यूज ऐसा माध्यम है जो हमेशा आम जनता का जो सवाल होता है उसको उठा के वो डिबेट करते हैं। अगर आप देखने जाओ इतना सारा इलेक्शन हुआ, ये तो अभी तो समझो कि ये 5 साल का, तो ये अभी 5 राज्यों का इलेक्शन, लेकिन इससे पहले भी 2017 में भी इलेक्शन हो चुके हैं, 2019 में भी लोकसभा के इलेक्शन हो, लेकिन वहां पे ये सब मुद्दे नहीं थे। तो आज भारत में महंगाई की कोई सिस्टम नहीं है, और अभी हम लोग को भी समझ लेना चाहिए कि अभी महंगाई का कोई ये मतलब टॉपिक है ही नहीं देश के लिए, क्योंकि अब हर सरकार जो है, हर जो पक्ष है, वो सब मुफ्त बांटने के लिए बैठे हुए हैं। अब जो बीजेपी की जो है, तो उन्होंने भी अभी 5 राज्यों में कुछ वादे किए हैं कि हम लोग ये देंगे, स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो पैसा कहां से आएगा बे? तो पैसा तो जीएसटी बढ़ेगा, इनकम सोर्स होगा, तभी तो ये लोग को फ्री में दे सकते हैं जी। मुझे नहीं लगता है कि अभी इस देश के अंदर रोजगारी का भी समस्या हो, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन इलेक्शन होते रहते, बड़े बड़ी सभाएं होती रहती है,
वहां जनता को खाना भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है। अभी दूसरी जो योजनाएं सब आ रही है, अभी 5 राज्यों को वो सबने बोला, जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से पंजाब तक पहुंचे आप, उन्होंने बोला कि हम शिक्षण फ्री में देंगे, हम ये सब फ्री में देंगे। तो जनता को कमाने की जरूरत ही कहाँ है? उनको तो अभी ऐसा हो गया है कि उनका जो एक्सपेंडिचर, जो मतलब महोत्सव के लिए जो पैसा चाहिए, बस उनके लिए ही कमाने की जरूरत है। अभी जो मुद्दा है, हमारे भाजपा वाले मित्र ने बोले कि ये जो अभी युद्ध का कि यूक्रेन का युद्ध है, उसमें महंगाई बढ़ेगी जी। तो पेट्रोल डीजल का तो जब युद्ध नहीं था उससे पहले बढ़े हुए हैं। आप मेरे को ये बताइए कि 100 रुपया जब पेट्रोल हुआ था तब विश्व में कहां पे युद्ध चल रहा था? जी। कहीं पे भी नहीं चल रहा था। दूसरी चीज सबसे बड़ी, जो क्रूड ऑयल का दाम था वो 55 से 60 के बीच में था। उस टाइम पे भी सरकार 90 रुपया 95 रुपये ले रही थी। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सब खाली बातें बनाने की बात है कि ये युद्ध के लिए है, ये क्रूड के लिए। अभी आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले, मतलब 1 वीक के पहले दूध में 2 रुपया बढ़ा दिए। जी। अब मुझे ये चीज समझा लीजिए कि ये दूध क्या यूक्रेन से आता है या रसिया भेजता है हमको? ये सब होती नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं, मूर्ख बनाने की बात है। और ज्यादातर यहाँ भाजपा में भारत का जो जनता का डीएनए वो बिल्कुल भोलपन जैसा है। तो ये जो भोले लोग होते हैं उनको ये मूर्ख बनाने की राजनीति खेल रहे हैं लोग। आप मुझे ये चीज बताइए कि 2014 के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई? और दूसरी चीज है, हर साल सरकार जो है महंगाई भत्ता जो देती है, तो महंगाई भत्ता किस आधार पे देती है? जी। जो महंगाई का रेशियो बढ़ता है उसी हिसाब से सरकार, जो सरकारी कर्मचारी हो तो उसको 10% या 12% महंगाई का भत्ता देती है। तो एक फिक्स है कि हर साल में 12% या 15% महंगाई बढ़ेगी। अब आप देख लीजिए कि 7 साल से ये बीजेपी सरकार है, अगर एक साल के अंदर 10% अगर महंगाई बढ़ती है जी। तो 70% बढ़नी चाहिए, एक एवरेज में बता रहा हूं। लेकिन आज हर प्रोडक्ट के अंदर 200 से 300% बढ़ गया है। आप मार्केट में जाएंगे तो जो चीज आपको 10 रुपये में 2014 में मिलती है, आज 30 रुपये पे चली गई है। मतलब 200 से 250% बढ़ गया है महंगाई। अभी 2 दिन पहले ये जो है अपने सिंग तेल के अंदर जो मूंगफली का आता है उसमें 150 रुपया बढ़ गया। अब ये तो है नहीं कि यूक्रेन से आता है और युद्ध के लिए वो बढ़ गए। अरे अभी आप देखिए, जो 1200-1400 रुपये का सिंग तेल का डब्बा आता था, आज 2400-2500 पे पहुंच गया है। तो ये यहाँ पे ये सब फैक्टर है ही नहीं। ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाई युद्ध के लिए है, इसके लिए है, ये तो पहले मैं जो आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ वो तो 2019-20 के आंकड़े दिखा रहा हूँ जी। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। तो ये मूर्ख बनाने का ये जो इन लोग का सिस्टम हो गया है, और उनको पता है कि जनता को मूर्ख जितना बनाएंगे, जनता को जितना पीसेंगे, उतना ही हमको वोट मिलेगा। ये सिस्टम हो गई है। तो अभी तो महंगाई और बढ़ेगी और बढ़ाएंगे और इतना प्रेशर डालेंगे कि आपको बीजेपी को ही वोट देना है बस। क्यों? क्योंकि अभी महंगाई का कोई सिस्टम नहीं है, रोजगारी की जरूरत नहीं है, हमको हिंदुत्व बचाने का है जी। बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, शिक्षण फ्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अरे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको रोजगारी देनी पड़ेगी। क्यों बच्चे को पढ़ाने का? अरे उससे अच्छा है हिंदुत्व को मजबूत करो। हमको ये सब चीज करनी है। आप देखिए, महंगाई की शुरुआत आज से नहीं हुई बहन। मैं पिछले 3 साल का हम लोग आंकड़े निकालेंगे तो हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है। अब आप मुझे ये चीज, एक सिंपल चीज बता दीजिए कि बिजली के दर है वो क्यों बढ़ते हैं? ये भी तो सिस्टम है ना, लाइफ का ये भी पार्ट है। तो बिजली का दर क्यों बढ़ता है? अब वहां कौन सा यूक्रेन मिसाइल छोड़ रहा है कि रसिया मिसाइल छोड़ रहा है? कोयला खत्म हो जाता है, कहां खत्म हो जाता है? हमने देखा अभी पिछले टाइम 2 नंबर में कोयला बार 6000 करोड़ का बेच दिया, समझ में नहीं आ रहा कहां चला गया।
लेकिन अभी जनता को मुफ्त में देने की अभी सीजन चल रही है। राम राज्य में आपको 2 साल और लगेंगे, सब एकदम फ्री मिलने वाला है। कोई आदमी को कुछ काम करना नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सरकार आपको 2000 देने वाली है। अगर आपकी खेती बाड़ी नहीं होगी कोई टेंशन नहीं है, कम से कम आपका पेट भरा रहेगा, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्व का वो झंडा लेके आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु की तरफ जाएंगे। बच्चे को शिक्षण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो उसको रोजगारी कौन देगा, ये भी सरकार को टेंशन में लाएंगे। उससे अच्छा है सिंपली लॉजिक है, खाओ पियो मस्ती से रहो। और अभी देखिए ये 5 राज्यों में तो स्कूटी भी फ्री देंगे, बिजली भी आधी हो जाएगी, कैसे कैसे आपने देखे उसके अंदर देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता को अभी कमाने की जरूरत ही है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा कोई भी फैक्टर काम नहीं करने वाला उसके अंदर, बस आराम से। आज देखो 4 लाख पब्लिक उनको रिसीव करने नरेंद्र मोदी जी के पास आए थे। तो अभी देखो बेरोजगार, अभी ये यही पब्लिक को आप किस नजर से देखते हैं कि ये इतने बेरोजगार थे, एकदम फ्री थे, तो वहां 4 लाख लोग चले गए या फिर अपना धंधा छोड़ के चले गए? ये कोई नहीं है, क्योंकि सरकार देती है ना, मनरेगा में 300 रुपया देती है, तो 300 रुपया भी मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसें भी मिलेगी और पब्लिक भी वहां पे जाएगी और पूरी सब्जी तो मिलती है। तो आम आदमी का एक दिन तो खत्म हो गया। तो अभी जो है बिल्कुल राम राज्य की परिस्थिति है। अभी तो देखिए आप, जो साबुन की टिक्कियां होती है जी, वो 100 ग्राम पे आती थी, अभी तो भाव भी डबल हो गया और वो 60 ग्राम पे चली गई। सामान्य जो माचिस थी जिससे जलाते थे, जो गरीब जो वर्ग जो है चूल्हा जलाते थे, अब वो माचिस की कीमत भी 2 रुपया हो गई। और जो उसके अंदर माचिस में तीली आती है वो कम हो गई। मतलब पैसा तो डबल हो ही गया, ऊपर से तीली भी कम हो गई। साबुन का जो है, साबुन का भी जो देखो रेट डबल हो गया, वेट कम हो गया जी। अब इससे ज्यादा राम राज्य क्या चाहिए आपको? अब सरकार भी आपको कितना देगी? तो इतना सब देने के लिए उनको जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। जी मैडम। जी बिल्कुल, आपकी और चेतना जी आना चाहूंगी। यहाँ पर सभी को डर इसी बात का है कि अगर जीएसटी के दर में बढ़ोतरी हो गई तो फिर आगे क्या होगा? जल्पा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महंगाई का आलम कुछ ऐसे हुआ है अभी कि ना जिंदगी खरीद पा रहा है ना मौत। क्योंकि अभी जो भाविक भाई ने बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। क्योंकि उन्होंने जैसे बताया, क्योंकि भाविक भाई ने माचिस की तीली से लेके खाने के तेल तक का सब कुछ डिक्लेयर कर दिया कि किस किस चीज में कितनी महंगाई बढ़ी है। और वो एक जो कॉमन मैन होता है वही वो समझ सकता है, उसके अलावा ये सब कोई नहीं समझेगा। क्योंकि ये जो है ये परिस्थिति है सिर्फ जी 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 चेतना जी, परिस्थितियां है जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वही समझ सकता है। पर भाजपा की सरकार ये नहीं समझेगी, क्योंकि वहां तो अभी अंजीर और बादाम का हलवा खाया जा रहा है आज के आयोजन में। वहां पे अब न्यूज में भी सब जगह आ रहा है कि भाई आज की जो फंक्शन था वहां पे अंजीर बादाम का हलवा था, लीलवा की कचौरी वगैरह थी। तो ये जो सब खाने वाले लोग हैं वो सामान्य जो परिस्थिति के जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी परिस्थिति महंगाई वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने घर भरने हैं और अपने वोट बैंक कायम करने रखना है। इसलिए तो अभी ये जो सब खर्चा हुआ आज की तारीख में, अभी तेल पे देखो 60 से 100 रुपए तक बढ़ गए हैं, दूध के दाम जी भाई। तो ये सब और जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि चलो वो बोल रहे हैं कि हम दूसरी चीजों में नहीं महंगाई बढ़ा रहे, पर जो सब चीजें आती जाती है उनको लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है तो उसके लिए सिर्फ ऑयल वगैरह ही यूज होता है, जो क्रूड चाहिए होता है, तो उसमें ही महंगाई कर देंगे। तो वो आदमी जो करता होगा काम तो उसको उसके ऊपर बर्डन तो आएगा ही ना, क्योंकि उसका पेट्रोल महंगा रहेगा, डीजल महंगा रहेगा, तो वो अपने आप ही अपना दाम बढ़ा देगा, हम उसको भी नहीं बोल सकते। तो ये एक गरीब आदमी, एक कॉमन मैन जो छोटे से छोटा इंसान है, उसको भी सोच के महंगाई की होनी चाहिए। अभी जो इन्होंने जो बोला है जैसे कि फ्री में देंगे उनकी जो 4 सिटी में, हाँ जो हमारी जो सरकार बनी है पंजाब में और दिल्ली में है अभी, तो वहां पे हम लोग कुछ फ्री नहीं देते हैं।
जो गवर्नमेंट में हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो कॉमन मैन एक टैक्स पे करता है, आप भी करती है, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं, तो वही टैक्स के पैसों से उनके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अच्छी शिक्षा चाहिए, हेल्थ सेंटर अच्छे चाहिए, वहां से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, पढ़ाई के लिए उनको बाहर ज्यादा ना जाना पड़े, ऐसी कोशिश रहती है। तो ये सब महंगाई में भी एक पार्ट रहता है कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ा तो साथ में सब कुछ बढ़ेगा, तो महंगाई तो ये लोग महंगाई इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको जो है बस अपने से मतलब है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि महंगाई जो है उसका भी एक रेशियो होना चाहिए कि भाई साल में बढ़े एक बार या 2 बार, पर ये तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, जब मन चाहे तब बढ़ा लो, ऐसा थोड़ी चलता है। लोकशाही देश है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व के नाम पे झंडे गाड़ो, क्योंकि हमारा देश लोकशाही है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई है, सबको समान रख के हमें सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर ज्योति जी आना चाहूँगी। अभी कुछ ही महीनों पहले का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से एक आंदोलन की चिमकी भी दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी टैक्स में बढ़ोतरी करने का डिसीजन लिया गया था, लेकिन वो ठीक रहा कि शायद फिर वो डिसीजन उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद देखा गया कि अब 5% है, उसको बढ़ा के किसी और स्लैब में ना लाना पड़े, इससे अच्छा है पूरा स्लैब सिस्टम ही बदल दो। यही बात मैं अभी कहने वाली थी कि जैसे अभी मुझे बताया गया कि खाने पीने की चीजों को अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जब स्लैब अभी खाने पीने की चीजें 5% स्लैब में है, तो जब पूरा स्लैब ही मतलब मिनिमम का बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर जाहिर है कि सबका मतलब उसके अंदर जितनी कॉमोडिटीज है सबके भाव बढ़ ही जाएंगे। तो जो दूसरे मैं ना अब इस प्रॉब्लम की जड़ में जाना चाहूंगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कोई कम नहीं हो रहा है। देखिए, एक व्हीकल खरीदते हैं तब भी हम रोड टैक्स उसमें पे करते हैं, और फिर रोड पे टोल किस बात का लिया जाता है, तो अब टोल भी सब मतलब पब्लिक। जी ज्योति जी को कंप्लीट करने दीजिए। चेतना जी, मैं आपके और भी आऊंगी। जी ज्योति जी। मैं वही ज्योति जी को बताना चाहती हूँ कि ज्योति जी, हम एक नमक की थैली लेते हैं, वहां से हम टैक्स पे करते हैं, तो मार्केट की चीज सब कुछ आ गया, सब में हम टैक्स पे करते हैं। हाँ, सब में टैक्स दे ही रहे हैं। इनकम टैक्स तो ठीक है कि वो जाता ही है, लेकिन हर चीज में टैक्स है, मतलब जो भी चीज खरीदते हैं तो टैक्स कलेक्शन कोई कम नहीं है। तो सरकार को जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो पब्लिक पार्टिसिपेशन में कर रही है, क्योंकि रोड जब बनते हैं तो रोड टैक्स लिया इसलिए जाता था कि भाई उसके पैसों से हम रोड मेंटेन करेंगे, लेकिन वही मेंटेनेंस के नाम पे टोल भी लिया जाता है। अब ये होता है कि प्राइवेट पार्टीज को अब टोल बढ़ाने का काम दे दिया गया कि आप कलेक्ट करो, तो ये सब जो एक तरह से विष चक्र शुरू हुआ है, क्योंकि इतना पैसा है कि किसी सरकार को कम नहीं पड़ सकता, क्योंकि योजनाएं जो है वो सिकुड़ रही है। आप फ्री सर्विसेज तो कुछ अब टैक्स पेयर्स को, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे कि सर्विसेज फ्री देना एक अलग चीज होती है और वस्तुएं फ्री देना वो दूसरी चीज होती है। बेशक अगर आप बैठे बैठे उनको राशन पानी दे रहे हो, व्हीकल्स दे रहे हो, भले वो किसी भी मतलब कंडीशन में हो, खस्ता हालत में होते हैं वैसे तो, लैपटॉप दे रहे हो, लेकिन वो चीजें कुछ काम की नहीं होती है, वो उससे कोई लेवल नहीं पड़ता है। हाँ, सर्विसेज टैक्स पेयर्स को उनकी टैक्स के बदले में देना है, और वो सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रीबीज दी जाती है वस्तुएं, वो कुछ लोगों को मिलती है, पूरी प्रजा को नहीं मिलती, जबकि टैक्स मिडिल क्लास के लोग ज्यादा होते हैं। वो चीज खरीदने से लेके रेगुलर जो वेतन होगी उनको तो वेतन में से डायरेक्ट कटता है, तो वो लोग क्या पाते हैं टैक्स के बदले में? वो कुछ नहीं पा रहे, तो वो सर्विसेज फ्री देनी है उनको कि भाई बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, ये 3 सर्विसेज में आता है। तो आज सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूलों का क्या हाल है वो हम जानते हैं। उनको टैक्स पेयर्स के पैसों से इंप्रूव करना है, ताकि हर बच्चा सरकारी स्कूल में जाने में
उसको ये ना लगे कि हमें क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं मिल रही है। लेकिन फ्री बीज में बहुत भ्रष्टाचार होता है और ये भ्रष्टाचार का मौका मिले इसीलिए उसको हर पार्टी कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि उसमें खरीदी से लेके बंटवारे तक हर चीज में मिलीभगत चलती है। ये एक फर्क हो गया। दूसरा, टैक्स पे पैसे कम इसलिए भी पड़ते हैं क्योंकि सरकार अपने खर्चे को बढ़ा रही है। तो वो जो बात है कि भाई आप फिजूल खर्ची बंद करो, आप जो धारा सभ्यों को, अब देखो अब कोई धारा सभ्य ना जनता का सेवक है ना ही मतलब पहले के जमाने में ये क्लॉज इसलिए लाया गया था कि भाई उनको फ्री आवास देंगे या फ्री ट्रांसपोर्टेशन देंगे। पहले वो लोगों के जो सेवक होते थे ना उनके पास खुद के पैसे नहीं होते थे। और आज हम जब देख रहे हैं हर धारा सभ्य, हर सांसद है, लखपति भी नहीं करोड़पति होते हैं, तो उन्हें भी ये फ्री बीज दी जा रही है। और उन्हें किस बात, मतलब खाने से लेके हर चीज में, टेलीफोन के बिल हो, चाहे आवास हो, चाहे मुसाफरी हो, यात्रा हो, चाहे ट्रेन की चाहे प्लेन की, तो ये सारी रियायत उनको करोड़पति होने के बावजूद क्यों दी जा रही है। अच्छा, दूसरी बात कि आज अगर हम और आप कुछ पाते हैं तो आज 25-30 साल की नौकरी करें उसके बाद उसको पेंशन या कोई दूसरे लाभ मिलते हैं, जबकि इन्होंने खुद ही मतलब डाल दिया कि कोई भले ही एक टर्म रहे और वो टर्म पूरी ना चले, लेकिन उसको वो सारे भत्ते, सारी सुविधाएं पूरी जिंदगी मिलती है, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवारों को भी। तो ये जो उसकी वजह से, यही वजह है कि वहां अब मतलब चलन बन गया है कि एक ही बार चाहे जीत जाओ फिर पूरी जिंदगी चांदी चांदी है। तो वो सेवा का फैक्टर निकल के जब इस तरह का गिनती वाला फैक्टर आ गया है तो वहां ना सेवा रही है ना मतलब, और लोग मतलब टैक्स दे रहे हैं तो उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि टैक्स का मतलब ही यही होता है कि आप पैसे दो, बदले में आपको कुछ सर्विसेज सरकार मुहैया करवाएगी। या कुछ सरकार जब बिल्कुल फ्री कोई सर्विस नहीं दे सकती है तो वो आपको रियायती दाम में मिलेगी, लेकिन वो क्या कहीं भी फुलफिल हो रहा है? कभी भी नहीं हो रहा है। तो ये जो इनको मतलब सब पक्षों को, जो भी कहीं भी शासन पक्ष में है, उनको अपना फिजूल खर्च बंद करना है, लेकिन वो करेंगे नहीं। और आपने देखा होगा कि किसी भी मतलब लॉ के पास होने में भी पक्ष और विपक्ष मतलब अपोज एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, लेकिन जब खुद के बच्चे या सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है तो सब एकजुट हो सकते हैं, वो एक ही बात पे एकजुट होते हैं। और कई बार तो मतलब पिछले दरवाजे से चुपचाप सारी सुविधाएं डाल दी जाती है, जिनमें लेटेस्ट कारें दी जाती है। इवन कॉर्पोरेटर्स को देखिए, हर 3 साल में लैपटॉप नया होता है, उनको मोबाइल लेटेस्ट दिया जाता है। तो जब वो करोड़पति ले सकते हैं तो फिर टैक्स पेयर्स क्यों उनको ये सब मुआय कराए? तो सवाल यही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूथ के ऊपर वो मर दिया जाता है, थोप के दिया जाता है, लेकिन यूथ की वजह से कुछ चीजों पर असर होता है। लेकिन अभी तो हमने यहाँ पेट्रोल का भाव अभी तो बढ़ाया भी नहीं, लेकिन उसके पहले सारे तेलों का भाव बढ़ गया या सारे खाद्यान्नों का भाव बढ़ गया। तो इसके पीछे क्या है? तो इसमें भी मैं कह रही हूँ कि ये जितने खाद्यान्न निगम है उनमें भी ये जो सरकारी नेताओं ने घूसपैठ की है, तो उसकी भी ये लोग है ना मतलब लॉबिंग करके वो भाव बढ़ाते हैं, अमुक बार सप्लाई कम कर देते हैं ताकि भाव अपने आप बढ़े। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा विष चक्र शुरू हो चुका है, जिसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी राजकीय पक्ष इसको तोड़ना चाहेगा, क्योंकि अब सोने की गंगा है, कौन उसको अपनी तरफ नहीं बहने देगा। लेकिन अब जनता को सवाल करने हैं, क्योंकि देखिए जनता, ये लोग भी जानते हैं, नेता लोग भी, कि जनता कर क्या लेगी। ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष में इलेक्शन में हमें हराएगी, लेकिन तब तक जो कर सकते हैं उन्हें एक बार जीतने के बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है? एक बार जीत जाए कोई, उसके बाद वो जो मन मर्जी आए तो आंदोलन करते हैं, तो विलेन बनते हैं और अपनी बात के लिए वो करते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वो लोग मतलब बदनाम भी होते हैं, आंदोलन करता है। लेकिन ये जो पूरा एक सिस्टम शुरू हो गया है कि हमको तो जो करना है करेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि जब लोगों की भावनाओं की या उनकी डिमांड की कहीं कोई वैल्यू नहीं होती है। जी जल्पा जी।
जी बिल्कुल। तो अभी दंगल देश का में वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। દૂરંદેશી નિર્ણય અને મક્કમ આયોજનથી રમતગમત ક્ષેત્રે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતને ગૌરવ અપાવનાર યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વરદ હસ્તે ખેલ મહાકુંભના 11મા સંસ્કરણનો શુભારંભ અને ગુજરાતની નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસી 2022ની જાહેરાતનો ભવ્યાતિભવ્ય અને રંગારંગ કાર્યક્રમ તારીખ 12 માર્ચ 2022 સાંજે 6 કલાકે સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ અમદાવાદ આપ સૌને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। वेलकम बैक। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अश्विन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। ये महंगाई की मार कब दूर होगी? मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, वो ही मार्गदर्शन करें कि महंगाई क्यों हो रही है। क्यों, मैं बताऊं। मेरे पिताजी का सैलरी 200 रुपया था जब वो क्लास थे। जी, वर्ष कौन सा था वो? वो 63। और जब रिटायर हुए ना, डायरेक्टर की पद से रिटायर हुए, 1 लाख रुपया हो गया। देखो, एक हमारी महंगाई कहो या हमारी जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उनमें हम सब लोग आ गए ना। दूसरी बात, इस देश में पॉलिटिकल विंग जो है और कर्मचारी आईएएस आईपीएस से लेके प्यून तक, उनका परसेंटेज आप देखो। पॉलिटिकल विंग जो है 5 साल के लिए वो पॉलिसी बनाती है और संवैधानिक व्यवस्था के कारण अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों को अगर गलत करती है, महंगाई की मार पड़ती है, तो सरकारें चली जाती है। आज दिल्ली में भी बहन जी की सरकार आई, महंगाई के बारे में क्या कर लिया उन्होंने। पंजाब में भी आई। सर, पर कम से कम आप बोल रहे हो। सुनिए प्लीज सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। जी अश्विन, मेरी एक बात है कि देखो, सरकारों को आप कह सकते हैं, अश्विन बैंकर जैसा लड़का यानी कि एक व्यक्ति आपके सामने है, मेरी कोई सैलरी नहीं है। राजनीति से आप ऐसा नहीं कह सकते कि एमएलए है तो उसका बंगला होगा। नो डाउट बहुत सारे राजनीतिक के बंगले और एसेट बड़ी है, लेकिन महेंद्र मसरूर जैसे तो लोग उत्तर प्रदेश में भी साफ हो चुका है। महेंद्र मसरूर जैसे, सुनिए, महेंद्र मसरूर जैसे लोग हैं, उन्होंने रास्ता बताया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई के लिए, अच्छा, एक मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि हम जनता से भी अच्छे अच्छे लोग चुनाव में आने चाहिए थे। देखो, ये जनता को भी एक 5 साल में मिलता है कि भी हम अच्छी सरकार को चुने। अब मैं इतना प्रामाणिक तरीके से कहना चाहूंगा कि जो सरकार आती है उनको लास्टली तो अंत्योदय की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि गरीब क्या करेगा। देखो, हमारे खर्चे पहले जो थे उससे आज डबल हुए हैं कि नहीं। मैंने साइकिल में प्रवास किया है, स्कूलिंग किया है, मेरा बच्चा साइकिल पे जाता है जी, आपका बच्चा जाता है। 2014 की बात करें और अभी 2022 की बात कर ले, कितना अंतर होगा? अंतर है। तो मैं क्या कहता हूं कि देखो, मतलब परसेंटेज भी अकेले सरकारों को क्रिटिसाइज करना, उसे फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जब समय आगे बढ़ता है लेकिन वो उसका एक रेशियो होता है जो मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। अगर उससे वो अधिक हो जाता है फिर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन ना हो जी, और जैसे स्थितियां होती है जी, उसके अकॉर्डिंगली
सरकारें महंगाई को कम जी, करके, वैसे आप टैक्सेस आप को बता कम रहे थे यहाँ करके, पर, जैसे यहाँ पर हमारी चर्चा भी हुई कि महंगाई भत्ता भी मतलब काफी, अगर हम 2014 के बाद ही देखें तो काफी बढ़ोतरी हुई है उसमें। अरे मैं 2014 से ही हुई ऐसा है, पर मैं तो मैंने आपकी ही 63 की सरकार बात का सवाल बताई। करूंगी, मैं आपकी ही सरकार का सवाल करूंगी। अब नहीं, मैं आपको देखो, कांग्रेस का पूछकर क्या करूँ अश्विन जी, बताइए। मैं ऐसा चलो नहीं ठीक है, बोलता हूं, मैं बहुत इन सिंपल जनरल कर देते बोलता हैं। हूं महंगाई के अब लिए। मिनिमम महंगाई वेजेस के लिए एक्ट में भाई साहब ने हमने बताया, मिनिमम वेजेस एक्ट भाई में साहब ने हमने क्या बताया कि सुधारा कर महंगाई दिया। ऐसे बढ़ रही है, जरूर हम एक्सेप्ट करते हैं जी। कि महंगाई बढ़ती है, जी लेकिन ये मुद्दा सालों से है जी और उसके लिए जो जो सरकार आ रही है वो चिंता करती है और महंगाई कम हो वो प्रयास करती है। जी जैसे कि मैंने कहा, आपको एक आश्वस्त करने के लिए ट्राई किया कि भाई जो कमोडिटीज है उसके दर नहीं बढ़े, उसके लिए जीएसटी में कोई बढ़ावा नहीं हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कॉमोडिटी के भाव बढ़ेंगे। जी। तो पहले ये मुझे लॉजिक लगता जब है यहाँ मनमोहन बैठे सिंह की हुए कम सरकार से थी कम, तब ये लॉजिक नहीं था कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बदलाव होगा तो साथ में हर देशों पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर डॉलर की प्राइस में कुछ चेंजेस हुआ अगर उसका और रुपए का जो कॉम्बिनेशन है तो भी प्राइस बढ़ सकता है। ये लॉजिक तो तब भी अप्लाई होता था। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में अभी एक्सपोर्ट बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये कोरोना के दौरान भी हम इतना अच्छा कर पाए। गुजरात, इंडिया का कृषि क्षेत्र जो है जी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि हम टिक रहे, वरना हम टिकते ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि बिजली के अलग अलग आयाम, हम कैसे बिजली को कम यूज करें, कैसे नेचुरल बिजली को पैदा करें, ये सब सरकारें कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो सरकारें लगातार ये काम कर रही है जी, सबका सहयोग भी चाहिए जी। महंगाई के लिए क्रिटिसिज्म जो है होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि महंगाई भाजपा की सरकार बढ़ा रही है। जी, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ा रही थी वैसे अभी भाजपा नहीं बढ़ा रही है। और दीप्चंद जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे। जी दीप्चंद जी, आपके दौर और आ जाते हैं। जलपा जी, मैं भाई अश्विन जी से पूछना चाहूंगा कि आप ये बता दो, इस महंगाई में क्या खाए आम जनता? ये खाना ये करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और रही सही का सर, एलपीजी सिलेंडर ने बढ़ा दिया, 1000 के पार चला गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। जब 2014 के अंदर, उससे पहले आपकी यही स्मृति ईरानी, जब सिलेंडर 350 रुपया हुआ करता था तो आए दिन ये धरना प्रदर्शन देते थे और महंगाई का विरोध करके जो सरकार सत्ता में आई, आज वो सबसे महंगी सरकार हो गई है। इस पे आप जवाब नहीं देंगे? अगर कोई योजना आपकी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जन धन लूटन योजना चल रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप 2000 करोड़ नौकरी देते या 100 स्मार्ट सिटी बना देते या बुलेट ट्रेन चला देते या काशी को टोको बढ़ा दिया होता तो आज तो आप सवाल पूछते कि पेट्रोल 500 के पार होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन आपको ये मानना होगा अश्विनी जी, जो आपकी जो नीति थी नोटबंदी की, या आपकी जो ये मतलब इसको अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए आपने सबसे बड़ा ये आपकी जो नीति थी ये गलत थी। इसको आप क्यों नहीं मानते हो कि भाई आज जो आपने नोटबंदी करी उसका क्या असर पड़ा? जीएसटी का फायदा किसको हो रहा है? आम आदमी को किसको हुआ? आम आदमी को नहीं हुआ। आज की तारीख में जितने भी आपके उद्योगपति है उनको फायदा हुआ है। जो व्यापारी तो छोटा मोटा है जो रोड पे करता है वो जीएसटी कहाँ भरता है? आप बताओ, उसका पैसा किसने खाया? भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी मेरे मतलब भाई साहब थे ये भाविक जी, इन्होंने बहुत सही बात की है कि हिंदुत्व चाहिए, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का से कोई युवा रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज करते हैं, उनका एफआईआर लगाने की बातें करते हैं, कहते हैं कि आपके एनएसओ लगा देंगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा सुनी भाई, जिस तरह इस्लाम कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह हिंदुत्व भी कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है। ये आपको समझना पड़ेगा। पॉलिसी गलत होती भाई साहब, हमारी पॉलिसी गलत होती तो ये राज्यों में हमें लोग चुन के नहीं देते और आपको 2 ही सीट नहीं देते।
होती है, आपको मानना पड़ेगा कि ईवीएम के अंदर उत्तर प्रदेश में जनता जीत तो हुई है, सरकारें आती ये है ना। अलग बात है, कुछ सीटें 2017 के मुकाबले कम आई है। ईवीएम के मतलब कचरे में पाएगी, ये आपको मानना पड़ेगा। सरकारें की नीति की बात करते हैं। ये आपको मानना पड़े, जहां आपकी सरकार होती है वहां आप अपने पर आप जो भी सरकारी संसाधन है उसका आप दुरुपयोग करते हो। 2014 से पहले भी जितनी सरकारें थी कभी भी इस तरह का किसी पे सीबीआई, ईडीआई ये तरह की रेडें नहीं पड़ी है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करी है या उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसकी आपने ईडीआई, सीबीआई के द्वारा छापे मरवाए हैं। नहीं, लेकिन विकास आपको नहीं दिखता है। मुझे बताइए, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखता है। तो कई महामारी आई थी, आप शायद बोलिएगा आपकी भुजाओं में चमड़ी वैक्सीनेशन किया है, वो कैसे पैसे आए, कहां से पैसे आए बताइए तो ना। आप ये फ्री वैक्सीनेशन हुआ, जनता ने पैसे कहां से वैसे आए? टैक्स भी दिया है। बोलना चाहूंगी बीच में। जी तो देखो, 70 साल के अंदर सरकारें लगातार काम करती है, जी, पर उसीलिए आपको प्रजा जब बार बार बता दें, चुनती अगर है। हम पोलियो को भी याद कर दें, ऐसा तो है नहीं, जो भी सरकार होगी उसका दायित्व है, इसीलिए तो उन्हें वोट मतलब के साथ बिठाया है। सरकार बार बार चुनी जाती है तो प्रजा को मालूम है कि भी ये सरकार करेगी हमारे लिए, जी तो इसी के कारण तो बार बार चुनती है। जी चेतना जी, आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी। जी बिल्कुल। मैं अभी हमारी जो बात है महंगाई पे चल रही है जल्पा जी, तो जो जैसे अभी हमारे भाजपा के जो मित्र है बैंकर जी, उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे सोच रख रही है कि भाई बिजली कहाँ से जो नेचुरल बिजली पैदा हो वगैरह। तो मैं एक बात आप गौर करना, जैसे बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ती है, आज से 20-25 साल या 30 साल पहले ऐसा था कि घर का एक सदस्य कमाता था और बाकी के 4 या 5 आदमी वही सैलरी या उनकी जो भी इनकम थी उसके ऊपर उनका सब गुजरान चलता था। और आज की तारीख में जो महंगाई बढ़ी है उसमें कम से कम जल्पा जी जो स्टूडेंट की फीस है, जैसे कि स्कूल के गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले कि 15,000 से ज्यादा फीस नहीं ले सकती है कोई भी स्कूल, पर आज की तारीख में स्कूल की फीस जो है 15,000 से ज्यादा 1-1 लाख 1.5 लाख तक है। तो महंगाई की जो बात चल रही है, तो ये ऐसी कैसी महंगाई, जैसे कि इन्होंने बताया कि भत्ता दे रहे हैं, महंगाई का भत्ता, तो महंगाई का भत्ता तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको, तो जो कॉमन मैन है, जो जिनकी सैलरीड पर्सन है, जो जिनकी कम सैलरी है, या तो फिर जो एक बिजनेस करते छोटा मोटा सा लॉरी वगैरह चलाते, तो उनको महंगाई का भत्ता कौन देगा? उनको भत्ता नहीं मिलता है। पर उनके लिए तो यही काफी रहता है कि महंगाई दिन प्रतिदिन ना बढ़े। तो महंगाई का रेशियो जैसे आपने बताया, तो वैसे साल में एक बार अगर बढ़ोतरी होती है तो कोई समझ सकता है। जैसे अभी 1 हफ्ते पहले दूध में दाम बढ़े, सिलेंडर के दाम आज से 1.5-2 साल पहले 350-400 रुपया था। उसमें सब्सिडी की स्कीम निकाली, वो स्कीम बना के लोगों को उल्लू बनाया, बेचारे भोले लोग जो है उल्लू बने, और फिर वही स्कीम बंद कर दी। आज सिलेंडर 1,000 तक पहुंच गया है। तो ये सब जो है महंगाई के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आज कोई जो 10,000 कॉमन मैन कमाता है, वो 10,000 में वो अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल के दाम ज्यादा है। ऑटो रिक्शा में जाएगा तो वहां पे भी उनको प्राइस वगैरह बढ़ेंगे, तो उसको तो वही, तो उसका कोई हर महीने उनको महंगाई के हिसाब से उनका कोई भत्ता नहीं बढ़ता है। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि कॉमन मैन कैसे अपना घर चलाएगा। इसीलिए कॉमन मैन के लिए बोल रहे वैक्सीन, तो वैक्सीन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई सरकार कुछ भी फ्री में नहीं देती है। आप सब लोग टैक्स पे करते हैं और वो उसी से ही मिला है जी। और अगर ऐसे बोल रहे हो आप, तो वैक्सीन में क्यों मोदी सरकार ने अपना फोटो छपवाया? मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री की जो भी रिलीफ फंड है मुख्यमंत्री क्यों इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, सर्टिफिकेट में अपना फोटो छपवाया? नहीं, इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नहीं इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं? सरकार का जो फर्ज है सरकार ने वो निभाया, वैक्सीन दी सरकार ने, तो उन्होंने उसमें मोदी सरकार का मोदी जी के फोटो क्यों लगवाए? सरकार सर, तो केजरीवाल जी के भी फोटो लगते हैं ना दिल्ली में, योजनाओं पर केजरीवाल के फोटो नहीं है। सेंट्रल में तो जो केजरीवाल साहब के फोटो है कि नहीं बताइए? वैक्सीन सर्टिफिकेट में कहा, मैं केजरीवाल साहब की योजना जो है सर, कि जो ऑल ओवर इंडिया में वैक्सीन दी गई है, वहां फोटो है कि नहीं? सब जगह मोदी जी के फोटो है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जो भी सरकार में बैठे होते हैं उनके फोटोग्राफ्स रहते हैं। अब ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है सर।
हाँ तो आप देखो, जो बोले ये तो बात कोई सही वो है, उन्होंने ये अपने बात सही है कि अपने अकाउंट से पैसे निकाल के किसी को नहीं दिया है। आपकी पार्टी ऐसा बोल रही ठीक है, ठीक कि है, ठीक हम है, पंजाब ठीक है। में किसी के फोटो नहीं लगाएंगे, सिर्फ ठीक है, हाँ, तो हमने दलपत जी, की बताया बात ही कर है। ले, तब तो ऐसा कोई एक- सर्टिफिकेट वाला कोई वैसे सिस्टम संवैधानिक भी नहीं था, बातें- फोटो भी नहीं था। अगर कुछ महामारी की जब भी बात होती है तब वो सरकार का दायित्व आ जाता है। कर और रही है सरकार। जलपा जी जी। मेरी तो ये हुआ है, उसको दिखाना चाहिए आपको। और आप अंत्योदय की बात करें तो सर मेरी राशन बात में जो है समझिए। 1 किलो तेल वगैरह देते हैं तो बताइए। सिर्फ चावल तेल सुनिए। गेहूं और चीनी से घर नहीं चलता है। घर चलाने के नहीं, लिए सुनिए। दाल चावल से लेके सब कुछ 2000 चीज चाहिए सब होती है। होना वो चाहिए, सब आप होना एक चाहिए। लेडीज से पूछो कि वो घर कैसे चलता है, तो सिर्फ इसीलिए 1 किलो चावल या जरूरत 1 किलो दाल या 1 किलो राशन गेहूं का दे के नहीं दे सकता। जी। इतने लोगों को जी, इतने वैसे- लोगों को राशन फ्री में देना या कम रेट में देना, ये सरकार योजना बना रही है, कर रही है। जी। अरे तो राशन अरे दे रहे हैं तो देखिए, राशन कम से कम जी, उनका पर- एक घर के अंदर जो राशन जितनी तो है राशन उतना ही होता दिया है। शायद राशन वही तो अंक गरीबों बयां को कर दे जाते रहे हैं हैं यार। कि देश में वही मैं गरीबों बोल की रहा हूँ, संख्या मैं कितनी वही बोल रहा बड़ी हूँ। है। गरीब की बात जो है उसे हमें सरकारों को चिंता करनी पड़ेगी। जी। एक बात है। वो तो अब चीजों मध्यम की वर्ग की बात बात करते हैं। आप समझ मध्यम वर्ग लीजिए की एक बात चीज करते हैं। बताता हूँ उसमें से ये तो जीएसटी एक- न बढ़े, वो आप चिंता विकास- करनी पड़ेगी। 7 साल के अंदर बीजेपी की सरकार है तो उनको भाव नियंत्रण जो होता है उनके लिए क्या कार्यवाही करते हैं। सबसे पहले चिंता का विषय यहाँ पे आता है, टैक्सेशन बाद में आता है, लेकिन जो भाव नियंत्रण होता है उस पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि पिछले पिछले अभी 4-5 दिन पहले घी के अंदर भी 50 रुपये बढ़ गए। आपका टैक्सेशन उस पे होगा, चलो मान लो कि 5% है, लेकिन जनता को इसमें कितना मार पड़ेगा? 50 रुपया जो है वो, और प्लस आपका 5% मतलब ऐसा समझो कि टैक्सेशन। तो डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो चीज की पड़ती है। सरकार को सबसे पहले भाव नियंत्रण पे कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं कि हर महीने जो है, एग्री। मैं वही बता रहा हूँ। खाली जो महंगाई की जो चीज होती है, आपने एक बहुत अच्छा आपने जो एक उदाहरण दिया, मैं अच्छा लगा। आपने ये बताया कि 63 में मेरे पिताजी जो क्लार्क की जॉब करते थे, 200 रुपया उनका सैलरी था, लेकिन आपने वो चीज नहीं देखी कि 200 रुपये की जब सैलरी थी तो उस टाइम पे अगर किराए का मकान भी होता तो 25 रुपया किराया होता था। आप समझ वही तो बोल लीजिए, रहा हूं मैं। वही 200 वही बोल रुपये में रहा हूं। आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, हो सकता है आपकी जो बहन जो उनको लिखा, लेकिन वो 200 रुपये में उस टाइम पे ऐसा था कि वो लोग डेयर कर सकते थे। आज जी। परिस्थिति ऐसी हो गई है जी। कि लोग सोने की 15,000 कीमत से भी कमाते हैं, अगर लेकिन फिर भी वो अंदाजा नहीं चीज लगाने होती। का प्रयास करें तो समझ में आ जाएगा 63 में क्या रेट था, अभी क्या रेट है। एक हाँ सामान्य जी, गिनती और है। दूसरी चीज जलपा बेन समझने वाली चीज, जो नाना व्यापारी जो कोई भी छोटा धंधा करता है, आज एक सिंपल मैं उदाहरण आपको देता हूं कि आप गोलगप्पे खाने जाएंगे तो 10 रुपए के 5 गोलगप्पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब मेरे घर चलाना है, मेरा परिवार है, अगर शाम को मैं 2-4 घंटे रुक के अगर धंधा करके घर पे 500 रुपया लेके नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार चलेगा नहीं। तो वो उसकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो पैसा ज्यादा लेता है लोगों से। उनकी मंशा ये नहीं, हम लोग भी जानते हैं कि 5 गप्पे जो बेचते हैं उसकी कीमत 10 रुपया नहीं होती है, लेकिन वो चीज देखनी काउंटिंग होता पड़ती है है, कि वो भाई आटा मेरे का भी होता है, फिर आलू का भी होता हाँ। है, फिर बनने वाले और तेल उनको का भी होता है, सभी चीजों 500 का रुपया होता है। चाहिए ही चाहिए, 500 रुपया चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें वो बढ़ाएगा कि चलो भाई मेरे को ये 10 रुपये का गोलगप्पा बेचूंगा, तभी ये 2 घंटा में बिजनेस करूंगा, उसमें से 500 रुपया कमाऊंगा खर्चा निकाल के, और मेरा परिवार का मैं लालन पालन करूंगा। तो ये सब जो फैक्टर है वो बहुत इफेक्टिव होता है। हम छोटी छोटी आज अगर मान लो हमारा चंपल अगर किसी मोची के पास हम लोग चले गए तो पहले क्या 1 रुपये में वो टाका लगा देता था, आज 5 रुपया 10 रुपया आपसे लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो पूरा दिन बैठा रहेगा, शाम को 200-300 रुपया लेके नहीं जाएगा घर पे तो उनका परिवार नहीं चलने वाला है। जी। तो सबसे पहले सरकार को ये चीज करनी पड़ेगी, जो भाव नियंत्रण है, ये भाव नियंत्रण क्यों नहीं होता है उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोगों ने आंकड़ा देखा है, सबसे हाईएस्ट जो पार्टी के पास फंड है वो किसके पास है? बीजेपी को दिया हुआ है।
4,300 या 600 करोड़ के ऊपर उनके पास पहले नंबर का फंड आया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो फंड कहाँ से आता है, वो कैसे आता है? तो नहीं, मैं आपको मेरी बात सुनो, फिर आप बोलना। वो इसीलिए आता है कि जो एसोसिएशन होता है, अभी जैसे ऑयल एसोसिएशन है, वो उनको फंड देंगे, तो उनको फंड देंगे तो बोलेंगे आप जो भी चले इसी हिसाब से आप भाव लगाओ। क्यों सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रहा? आज तक सरकार ने ऐसा बोला कि नहीं भाई, आप 150 रुपया से ऊपर तेल नहीं बेचेंगे। कभी आपने पेपर में देखा किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया, किसी सीएम ने स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। क्यों? तो कि हर चीज का एसोसिएशन होता है, तो वो क्या है, सीधा पॉलिटिकल पार्टी को फंड देता है, चुटनी फंड, और उसके हिसाब से वो चाहे उतना पैसा तो वो अपने प्रोडक्ट पे डाल देते हैं। तो ये सब चीज देखने की जरूरत है। अगर वो चीज अगर हम सरकार अंकुश में लेती है और जीवन जरूरियात के जितने भी एसोसिएशन है, नहीं भाई इतना ही आपको पैसा लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे, तो अगर वो चीज उस पर दबान करेंगे सरकार, तो डेफिनेटली मैं आज भी बोलता हूँ 120 रुपये 130 रुपये किलो अपना जो खाद्य तेल है वो चल जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसी होती है कि भाई हमको फंड दो, आप अपने जितना जैसे भी पैसा लेना हो वो आप ले सकते हैं। उसे एक सीधा उदाहरण बताओ, आपके ही जो निर्मला सीतारमण जी थे, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि क्रूड ऑयल पे गवर्नमेंट हमारा कोई भी उसमें भाग नहीं रहता है, वो सीधा क्रूड ऑयल का जो भी भाव होगा उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल कंपनी रेट नक्की करेगी। चलो मान लिया, तो एक महीने से पेट्रोल और डीजल में भाव की बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा हुआ है, तो क्यों भाव नहीं बढ़ा? क्यों पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ा है? मतलब आपने बहुत सरकार के पास यही तो बात है, यही तो बात है सरकार की। वो चाहे तो वो आज यही तो बात है जी। तो मैं वही लोग बोल रहा हूँ ना, फ्लैशबैक में चले लॉस जाते करके हैं जी। अश्विन जी, हाँ, आपकी ओर आती हूँ, सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान हुए थे पीएम पद पर अपने, तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, क्योंकि उस वक्त अचानक से जो कीमतें हाई रहती थी क्रूड ऑयल की, वो गिर गई थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे आने से देश को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये देखिए कैसे कच्चे तेल की कीमतें गिर गई है। जी अश्विन जी, हमारा रेट एक मिनट जी अश्विन जी बताइए। बहुत बात ऐसा हुआ है कि हमारे खाद्यान्न जो है, प्याज से लेके हमारा पेट्रोल डीजल जी, उनका रेट दाम बढ़ा भी है और घटा भी है जी। घटा नहीं है ऐसा नहीं है। नंबर 1, अभी आपने कहा कि 15-20 दिन से चल रही है बात कि डीजल के भाव में 20% 20 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। देखो ये बात तो है कि क्रूड का रेट्स बढ़े हैं, कंपनियों को लॉस हो रहा है, फिर भी वो ट्राई करते हैं कि भी प्रजा को कैसे हम सस्टेन करें कि महंगाई नहीं बढ़े और पेट्रोल डीजल के भाव से ही फायदे ये आप देख रहे हैं मुनाफे में। अभी क्योंकि 20 अगर हम रुपये बढ़ाने की 2014 की मैं बात करूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बस जाने की तैयारी में थी, अगर उसके डॉलर का भाव निकालोगे और अभी का निकालोगे, उस वक्त की कीमत देखोगे, अभी की देखोगे, या फिर अभी से कुछ महीने तक की कीमत देखोगे, तो सिर्फ आपको एक फर्क दिखेगा कि कितना मुनाफा हो रहा है यहाँ पर कंपनियों को। नहीं, जैसे कि अगर सरकारी तिजोरी, देखिए देखिए अश्विन जी, अगर सरकारी तिजोरी में जाता है फिर तो जनता को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता ने मना किया ही नहीं है कि हमें 5 रुपए के बिस्कुट के पर नहीं देना है टैक्स, या हमें ये नहीं देना है, या हमें वो नहीं देना है, या हमें सहभागी नहीं होना है। लेकिन अगर कंपनियां ज्यादा मुनाफे करती है, वहां पर लोगों की दिक्कत अटकी हुई है उन पर। ठीक है, अब उनको ये भाव नियंत्रण के मामले में सरकार नहीं आती है, वही रेट्स को कंट्रोल करके रखती है। कभी ऐसा होता है कि उनके पास प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ये बात सही है, हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं जी। लेकिन यही स्थिति में अपना प्रॉफिट को कम करके वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। फिर भी जी, वैसे आकस्मिक ऐसी चीजें आती है कंपनी, तो हम क्या कर सरकार के पास है जी। अश्विन जी, सरकार के पास अश्विन जी, पेट्रोबॉन्ड का क्या हुआ?
कुछ कहा गया था कि पेट्रो बॉन्ड लिया गया है, हम उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हुई है, तो फिर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही मुनाफे में थे अगर पेट्रो बॉन्ड की बात करें। हाँ, कुछ आगे हमें खराबी नजर आ रही थी, लेकिन उस हिसाब से तो फिर इतनी भी नहीं बढ़ती, चाहे कितनी भी बढ़ जाए, वो तो एक फिक्स हो गया था। पेट्रो बॉन्ड इसीलिए तो था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इतनी कीमत पे मिलना चाहिए। पेट्रोल बम तो लिए हैं, ये तो बात सही है, ये बात तो सही है, ये इस चीज को मानना पड़ेगा इनको, अश्विनी भाई को। वैसे समय का अभाव है, अभी काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी, क्लोजिंग में मैं आपका ही निवेदन लेना चाहूंगी, समय का थोड़ा एक और बात, ये हमारे जनप्रतिनिधि साहब के लिए एक बार कहूंगा कि देखो, भाव कंट्रोल करने के लिए सरकार में व्यवस्था है और लगातार उनको चिंता करनी भी चाहिए जी। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने खुद बोला हुआ है, सरकार ने खुद बोला है कि भाव नियंत्रण हमारे अंडर में नहीं आता है। समय का अभाव है जी। चेतना जी अपनी बात जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चेतना जी अपनी बात जल्दी से भाविक जी मैं आपको कहना चाहूंगी यहाँ पर, इसीलिए क्या हो रहा है, मंडियों में भाव जो बढ़ता है, बताइए, मैं सुन रही हूँ। चेता जी बोलिए। गवर्नमेंट में नहीं सरकार जो भाव बढ़ाती है, जैसे कि अभी बोल रहे कि भाई हम चिंता कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी 2-3 रुपया बढ़ाएंगे, फिर 1 रुपया कम करेंगे, बोलेंगे हमने कम कर दिया। और आपने कुछ सालों पहले देखा ही होगा कि अदानी को कितने में जो जमीन कितने में दी थी सरकार ने। अदानी कोई गरीब तो थे नहीं, ना वो कोई गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उनको भी तो ये जो पेट्रोल के भाव भी बढ़ाते हैं, अभी बोल रहे हैं सरकार का एक है, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बस उनको तो कान पकड़ने हैं, उनकी गलती कहीं नहीं है, तो हम देख ही लेंगे आने वाले समय में किस चीज में दाम होते हैं, या फिर हम रेशियो भी जानते हैं, क्योंकि हम फाइनेंस मैनेजमेंट भी बखूबी जानते हैं कि रेशियो पहले क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ वैल्यू की मनी के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हो तब तक ठीक है, हम देख लेंगे। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, अब क्या महंगाई की शुरुआत हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में भी जिस तरीके से कीमत की बढ़ोतरी हुई, इससे पहले भी कई मौके पर हम देख चुके हैं। अगर पेट्रोल डीजल का भी वैसे जिक्र हो गया, हमारा वैसे मेन जो आज का सब्जेक्ट था वो तो ये था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ने की जो आशा लोगों को निराशा दे गई है, क्योंकि 5% जो मिनिमम स्लेब है, अगर वो 8% हो जाए तो क्या होगा। और साथ में ही यही चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ एक सूची भी थी जिस प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं जीएसटी से कुछ राहत दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी, उसे भी कम करने की बात की जा रही है। अगर उसे भी ला दिया गया जीएसटी के दायरे में तो फिर क्या होगा। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि लगातार हम बढ़ोतरी देखते हैं, और पेट्रोल डीजल की जब कीमत का यहाँ पर जिक्र हुआ, हमने कई मौकों पर देखा है कि जब कीमतें बढ़ती है तो बढ़ ही जाती है, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कीमतें घटे तो भी वो कीमतें घटती हुई नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों? वैसे तो अगर कैलकुलेशन हम देखें, 10 वर्ष पहले चले जाए या 10 वर्ष बाद अभी का देख ले, तो क्यों वो कुछ रेशियो अनबैलेंस नजर आ रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। वैसे यहाँ पर इनकम की भी बात हुई, और मुझे याद आ गए आरबीआई के पूर्व गवर्नर, जिनका एक स्टेटमेंट आया था अभी कुछ ही दिनों पहले कि हमारी जो इकोनॉमी है वो के शेप में बढ़ रही है, यानी कि एक और उद्योगपतियों पूंजीपतियों की इनकम बढ़ रही है और दूसरी तरफ गरीबों की इनकम कम होती जा रही है। यानी ये भी अगर इनकम की बात चली है तो सोचने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है ओवरऑल हम देखें, उसमें ये भी देखना चाहिए कि पूंजीपतियों की कितनी बढ़ोतरी है और गरीबों की संख्या सामने कितनी घटती जा रही है। अब जो भी है, उम्मीद तो है जनता को कि सरकार इस महंगाई की मार को कभी ना कभी तो दूर करेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।